3.7 मिलियन यानी 37 लाख एनजीओ हमारे देश में इस वक्त काम कर रहे हैं। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल्स की संख्या करीब 14 लाख से कुछ ज्यादा है बस, पर एनजीओ की संख्या 37 लाख है। 37 लाख एनजीओ भारत की धरती पर हर राज्य में, हर सेक्टर में, हर मुद्दे। द इंडियन मैट्रिक्स ने एक्सपर्ट डेटा शेयर किया। उनके मुताबिक पूरे G20 देशों में जितने एनजीओ हैं, उनका लगभग 1/3 हिस्सा अकेले भारत में है। G20 में दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन 20 का मिला जुला 1/3 एनजीओ हमारे यहाँ पर है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें बुराई क्या है, इतने सारे लोग समाज सेवा कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। रुकिए, पहले एक सवाल पूछते हैं। जब किसी देश में इतने दिल दुखाने वाले, आंसू बहाने वाले, जन सेवा करने वाले 37 लाख संगठन हो, तो वो देश अब तक डिज्नीलैंड क्यों नहीं बन गया? 37 लाख एनजीओ काम कर रहे हैं, पर भारत में अभी भी समस्याएं हैं। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये एनर्जी खर्च कहाँ हो रही है? नमस्कार, मैं प्रतिभा और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। हम वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे और भी चैनल हैं, वहां भी हमें फॉलो जरूर करें। जब आप पर्दे के पीछे देखते हैं जो असली चेहरा है इस एनजीओ संस्कृति का, तो जो दिखता है वह रूह कपा देता है। सबसे पहली बात तो हम करते हैं कि इतने एनजीओ कब देश में फले फूले। 2009 तक भारत में 33 लाख एनजीओ पंजीकृत हो चुके थे, यानी हर 400 नागरिकों पर एक एनजीओ। ये वो दौर था जब यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और विदेशी फंडिंग का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। 2004 से 2014 के बीच यूपीए के इस दशक में एनजीओ इकोसिस्टम इतने बड़े पैमाने पर फला फूला कि भारत में लगभग 31 से 33 लाख पंजीकृत एनजीओ हो गए और आज वो आंकड़ा 37 लाख को पार कर चुका है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि यूपीए सरकार की नीति क्या थी? विदेशी चंदे पर कोई सख्त जांच नहीं थी क्या? एफसीआरए तो था, लेकिन एनफोर्समेंट नाम की चीज नहीं थी। बड़े एनजीओ विदेश से पैसा लेते और छोटे एनजीओ को बांट देते। एक पूरी सप्लाई चेन खड़ी हो गई और इस सप्लाई चेन का फायदा किसे मिल रहा था, ये समझना जरूरी है। जब 37 लाख संगठन हर राज्य और हर मुद्दे पर काम कर रहे हो, तो ये सिविल सोसाइटी नहीं रहती, ये एक बाजार बन जाती है, एक्टिविज्म का सुपरमार्केट। परमाणु ऊर्जा के खिलाफ अभियान चाहिए, एनजीओ है। झारखंड में कोयला खदान रोकनी है, एनजीओ है। पूर्वोत्तर में कोई बुनियादी ढांचे की परियोजना 5 साल के लिए अटकानी है, उसके लिए भी एनजीओ है। और सबसे अहम बात, आपको आंदोलन खड़ा नहीं करना पड़ता, बस सही शेल्फ तलाशनी होती है। यही विदेशी ताकतों का सबसे पुराना हथकंडा है। आप किसी भी देश में फॉरेन हस्तक्षेप का बोर्ड लगाकर नहीं आते, आप स्थानीय साझेदार ढूंढते हैं, उन्हें वैधता देते हैं, फंडिंग देते हैं और फिर जब वो मार्च निकालते हैं तो दिखता है जैसे जनता खुद बोल रही हो। और इन सबको समझने के लिए आपको 2014 की आईबी रिपोर्ट देखनी जरूरी है। वो डॉक्यूमेंट जिसे दबाया गया, ये अनुमान नहीं, एक डॉक्यूमेंट है। मई 2014 में भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक रिपोर्ट सौंपी। टाइटल था कंसंट्रेटेड एफर्ट्स by selected foreign funded NGOs to take down Indian development projects। मतलब कि चुनिंदा विदेशी फंडेड एनजीओ की ओर से भारतीय विकास परियोजनाओं को रोकने या खत्म करने की सुनियोजित कोशिशें। रिपोर्ट लीक हुई, रिपोर्ट पर खबरें आई और फिर चुनावी शोर में वो दब गई। उस रिपोर्ट में क्या था? रिपोर्ट ने कुछ खास क्षेत्रों पर उंगली उठाई। परमाणु बिजली परियोजनाओं के खिलाफ आंदोलन, कोयला बिजली घरों का विरोध, जीएमओ फसलों के खिलाफ अभियान, पोस्को और वेदांता जैसी कंपनियों की परियोजनाओं का विरोध और पूर्वोत्तर में बांध परियोजनाएं। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के मामले में जो भारत का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर है, आईबी को मिला कि इसके विरोध में शामिल 11 में से 8 एनजीओ यूरोप से पैसा ले रहे थे। 2006 से 2011 के बीच सिर्फ एक मुद्दे पर करीब 80 करोड़ रुपए का विदेशी धन आया और इन सब का आर्थिक असर, आईबी ने अनुमान लगाया कि इन विदेशी पोषित बाधाओं की वजह से भारत की जीडीपी वृद्धि दर में हर साल 2 से 3% की गिरावट आती थी। 2014 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% के आसपास थी। 2 से 3% की कटौती का मतलब है लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान, लाखों नौकरियां जो नहीं बनी, बुनियादी ढांचा जो नहीं बना, और ये नुकसान हर साल हो रहा था। अब ऐसे कुछ केस देखते हैं जो इन एनजीओ के एक्टिविज्म की भेंट चढ़ गए। कुडनकुलम रूस की मदद से बना परमाणु संयंत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम था, सालों तक विरोध प्रदर्शनों में जकड़ा रहा। पोस्को ओडिशा में प्रस्तावित दक्षिण कोरियाई इस्पात परियोजना भारतीय इतिहास में सबसे बड़े प्रस्तावित विदेशी निवेशों में से एक दशक से ज्यादा अटकी रही, आखिरी में रद्द हो गई। वेदांता ओडिशा में खनन परियोजनाएं अंतर्राष्ट्रीय समर्थन वाले एनजीओ नेटवर्क के आंदोलन के बाद बंद हो गई। जेतापुर महाराष्ट्र में परमाणु
संयंत्र सालों की देरी से अटकी। अब सवाल ये नहीं कि इन परियोजनाओं की आलोचना जायज थी या नहीं, सवाल ये है जब विरोध विदेश से रणनीतिक रूप से फंड किया जा रहा हो तो वो किसकी सेवा कर रहा है। अभी हाल ही में हुई रिपब्लिक समिट 2026 में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ समूह विकास परियोजनाओं का विरोध करते हैं जबकि उन्हीं परियोजनाओं के नतीजों की मांग भी करते हैं। यानी बिजली घर नहीं बनने देंगे लेकिन बिजली चाहिए, खदान नहीं खुलने देंगे लेकिन रोजगार चाहिए, हाईवे नहीं बनने देंगे लेकिन कनेक्टिविटी चाहिए। ये विरोधाभास इत्तेफाक नहीं है। अब वो लोग जो भारत के FCRA सुधारों को दमनकारी बताते हैं, उनसे एक सवाल, क्या यही कानून दूसरे देशों में नहीं है? जब भी भारत अपने FCRA कानूनों में सुधार करता है तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया इसे लोकतंत्र पर हमला बताने लगता है, लेकिन वे आपको ये कभी नहीं बताते कि दुनिया का हर बड़ा और विकसित लोकतंत्र विदेशी पैसों को अपने देश की सिविल सोसाइटी में आने से रोकता है। ये कोई भारत सरकार का आविष्कार नहीं है। अमेरिका में 1938 में FARA यानी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो भी किसी विदेशी इकाई की तरफ से काम करे उसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में पंजीकरण करवाना होगा, हर 6 महीने पर विस्तृत खुलासा करना होगा, उल्लंघन अपराध है। ऑस्ट्रेलिया में 2018 में FITS आया। इजराइल में विदेशी सरकार से ज्यादा पैसा लेने वाले NGO को हर प्रकाशन पर वह घोषित करना होता है। ब्रिटेन ने 2023 में FIRS लागू किया। फ्रांस और कनाडा ने 2024 में अपने कानून बनाए। एक भी पश्चिमी कमेंटेटर जो भारत के FCRA को दमनकारी बताता है उससे FARA पर ऐसा नहीं लिखा। एक भी अंतरराष्ट्रीय NGO जो भारत की कार्रवाई पर रोती है उसे ऑस्ट्रेलिया के FITS पर अभियान नहीं चलाया। जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन ऐसा करते हैं तो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कहा जाता है, लेकिन जब भारत अपने नियमों को कड़ा करता है तो इसे आवाज दबाना क्यों कहा जाता है? ये दोहरा मापदंड ही अपने आप में एक बड़ा सबूत है। मोदी सरकार ने इस पूरे इकोसिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए व्यवस्थित तरीके से काम किया। FCRA संशोधनों के जरिए सरकार ने कई बड़े लूपहोल्स को बंद कर दिया और एक सेंट्रलाइज्ड अकाउंट खोला। अब सभी विदेशी चंदे को केवल नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के एक ही खाते में रूट करना अनिवार्य है, जिससे मनी ट्रेल को ट्रैक करना आसान हो गया है। सब ग्रांटिंग पर रोक लगा दी गई है। बड़े NGO अब विदेशी फंड्स को छोटे स्थानीय NGO में ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसने फंडिंग के पीछे छिपने वाले चेहरों को बेनकाब कर दिया। प्रशासनिक खर्चों में कटौती की गई है, यानी प्रशासनिक खर्चों की सीमा को घटा दिया गया ताकि पैसों को सैलरी और PR के नाम पर उड़ाने की बजाय घोषित उद्देश्यों पर खर्च किया जाए। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। हालिया संशोधनों के जरिए सरकार ने एक विशेष प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव रखा है जो लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में NGO की विदेशी संपत्तियों पर अस्थायी नियंत्रण ले सकेगा। इसके तहत ग्रीन पीस इंडिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और ऑक्सफैम इंडिया जैसे बड़े संगठनों के लाइसेंस या तो रद्द हुए या उन्हें सस्पेंड किया गया। इस इकोसिस्टम ने इसे क्रैकडाउन कहा, जबकि सरकार इसे कंप्लायंस का नाम देती है। और अब देखिए वह खेल जो तब खेला गया जब भारत ने FCRA कसा था, या कहे कि मोदी सरकार ने जब कड़े कदम उठाए थे। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने कहा कि FCRA से सिविल सोसाइटी को चुप कराया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कानून का दुरुपयोग हो रहा है। अल जजीरा ने इसकी कवरेज माइनॉरिटीज के दमन के रूप में की। UN ह्यूमन राइट्स कमीशन ने चिंता जताई। एक बात नोटिस करिए, जो संगठन आज सबसे जोर से इसका विरोध कर रहे हैं वह वही संगठन है या उन्हीं डोनर नेटवर्क से जुड़े हैं जो उन NGO को फंड करते थे जिनके लाइसेंस गए। कुडनकुलम के खिलाफ जो अभियान चलाते थे वही आज भारत की प्रतिक्रिया को सत्तावादी बता रहे हैं। यहाँ एक बात याद रखनी जरूरी है कि FCRA मोदी सरकार ने नहीं बनाया। ये पहली बार 1976 में आया, इंदिरा गांधी के दौर में, इमरजेंसी के समय, ठीक इसीलिए कि विदेशी हस्तक्षेप को रोका जा सके। 2010 में UPA ने इसे संशोधित किया। 5 साल के नवीनीकरण चक्र बनाए गए, प्रतिबंधित प्राप्तकर्ताओं की सूची बड़ी की, यानी कानून का ढांचा कांग्रेस ने बनाया, मोदी सरकार ने उसे लागू किया है। जो बदला वो कानून का इरादा नहीं था, जो बदला वह था प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट। और इन्फोर्समेंट ही वो चीज है जो इस इकोसिस्टम को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इन्फोर्समेंट से पैसे का रास्ता दिखाई देता है। भारत के आलोचक आपसे एक साथ 2 विरोधाभासी बातें मनवाना चाहते हैं। पहली तो ये कि भारत का NGO सेक्टर पूरी तरह स्वतंत्र और घरेलू अभिव्यक्ति है, और दूसरी ये कि जब भारत विदेशी पैसों की जांच करता है तो भारतीय नागरिकों की आवाज दब जाती है। लेकिन ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। अगर फंडिंग विदेशी है तो उसके पीछे की सोच और एजेंडा भी विशुद्ध रूप से भारतीय नहीं हो सकता। जब आप दुनिया के 1/3 NGO इकोसिस्टम की मेजबानी कर रहे हो तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम करना तानाशाही नहीं है।
ये एक संप्रभु राष्ट्र की अपनी सुरक्षा और विकास की रक्षा करने की संप्रभु शक्ति है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ये तय करने का पूरा अधिकार है कि उसके देश का आंतरिक नैरेटिव कौन और कहां से तय करेगा। द इंडियन मैट्रिक्स ने सही कहा, जब आपके पास G20 के कुल एनजीओ का 1/3 हो तो मजबूत सुरक्षा उपाय दमन नहीं है, वो शिकंजा कसना है। अमेरिका ने 1938 में किया, ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में, ब्रिटेन ने 2023 में, फ्रांस और कनाडा ने 2024 में, और अब भारत ने समझा। कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये तय कर रहा है कि उसके भीतर की सक्रियता को कौन फंड करे। ये सत्तावाद नहीं, ये संप्रभुता है। इसके साथ जीना सीखिए। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे और भी चैनल्स हैं वहां हमें फॉलो जरूर करें।